हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो उस दिन आपने रात भर पूरी फुल जीओसी की पढ़ाई की भाई, बहुत अच्छा लगा। आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। आपने सीखा भी होगा, नो डाउट। काफी सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप में जाके आपको सिखाकर वहां पर आए हैं। तो आज मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको उसकी शॉर्ट नोट्स भी दूं, जिससे कि आप आने वाले टाइम में जब आपको तुरंत रिवाइज करना हो, तो जीओसी के लिए मुझे पूरा 5-6 घंटे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये 20 मिनट देखने की जरूरत है, जिससे जीओसी मेरे माइंड में सेट हो जाएगी। मतलब सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। और मैं आपको खास बात ये बात पहले बता देता हूं कि ये 20 मिनट उनके लिए नहीं है जिन्होंने लेक्चर ही नहीं देखा हो। ये 20 मिनट सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है। ऐसे भी नहीं, बहुत अच्छे से देखा है, तब ये 20 मिनट में रिवीजन होता है। तो बात पूरी ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि 20 मिनट्स के लिए आपको पहले 10 घंटे देने होंगे, तब आप लाइफ टाइम के लिए कभी भी आप रिवाइज करोगे तो 20 मिनट्स में आप ये जीओसी आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है माइंड मैप का, जो कि आपके साथ सारे टीचर लगातार अपने लेक्चर्स के साथ ये दे रहे हैं। तो जीओसी के साथ आज मैं लेकर आया हूं माइंड मैप इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में जीओसी आपके दिमाग में आ जाएगी भाई साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने कवर्ड क्या क्या किया हुआ है। इसमें हमने कवर किया हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड एसिडिकेशन एंड बेसिकेशन। मतलब पूरा जीओसी पूरी तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है। क्या क्या पॉइंट्स है, जरा पहले पॉइंट्स पर नजर डालें। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। भैया अगर कोई इफेक्ट होता है तो बिना इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस हुए इफेक्ट जनरेट नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कब होते हैं? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो भैया अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ मूव करते हैं, तो बहुत आराम से मैं सीख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, कौन प्लस आई है कौन माइनस आई है। तो यही बात लेकर आया था ये इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या क्या मेन बात है? मेन बात है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लाइन पूछी जाती है कि भैया इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं या डीलोकलाइज होते हैं? तो भैया डीलोकलाइज नहीं होते, डीलोकलाइज होते हैं रेजोनेंस में, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन डिस्प्लेस कहां होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट में। तो ये पॉइंट असर्शन रीजन में खासकर ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर ईएन का डिफरेंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो कभी भी यहां पर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आता है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है यार। एक बात बताओ, जब न्यूक्लियस जस्ट बगल वाले से विड्रॉ करेगा या डोनेट करेगा तो ज्यादा करेगा, उससे कनेक्टेड थोड़ा उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल रस्सी वाला गेम आपको याद है ना, बिल्कुल वही गेम चलता है यहां पर। तो बिल्कुल वही चीज है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अब यहां पर जब आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी या नेगेटिव की स्टेबिलिटी की आप निकालना चाहोगे तो आपको 3 फैक्टर याद रखने हैं, जो कि लाइन वाइज। पहले डिस्टेंस, देन क्वांटिटी, देन पावर। पहले क्वांटिटी और पावर को यूज नहीं करना। पहले आप देखो कि डिस्टेंस पास में कौन है, कौन डोनर ग्रुप पास में है, कौन विड्रॉ करने वाला पास में है, पॉजिटिव क्या चाहता है, नेगेटिव क्या चाहता है। तो आपको ये बहुत बेसिक बात मैंने बताई थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पॉजिटिव का एक सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव का सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं वहां पर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हर कोई लाइफ में क्या चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। हर कोई लाइफ में न्यूट्रल आना चाहता है। और न्यूट्रल आने के लिए कि आपके पास अगर कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे। तो ये लूज करने में जो हेल्प करते हैं यही होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो डोनेट करने में हेल्प करते हैं यही होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसे प्लस आई और माइनस आई बोला गया। यहीं पर बात कर लेते हैं हम इसके ऑर्डर की। तो भैया नेगेटिव ऑर्डर में एक खास बात ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप जो होते हैं वो न्यूट्रल से ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले से उसके पास कमी है। तो वो न्यूट्रल क्या बोलेगा? न्यूट्रल बोलेगा ठीक है भाई, मेरे पास कमी तो है नहीं, मुझे ज्यादा दिक्कत है नहीं इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जिसके पास कमी है उसको बहुत जरूरत है, और जब उसको बहुत जरूरत है इसीलिए वो ज्यादा विड्रॉ करता है। यही रीजन है S3O पॉजिटिव, देन NF3 पॉजिटिव, देन NR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव। बात आती है न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में भैया सारा गेम किसका? ईएन का। और जब ईएन का गेम है तो ईएन की शुरुआत कहां से होती है? NO2, देन CN, देन कार्बोक्सिलिक, देन हैलाइड, OR OH, ट्रिपल बॉन्ड NH2, एंड देन बेंजीन, देन C डबल बॉन्ड C। तो ये बहुत इजी है, रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस आप कंपेयर करना जान लो। ठीक है, कंपेयर करना आपको सिखाया गया था, कैसे कंपेयर करना है बहुत आराम से आप सीख सकते हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है पॉजिटिव आई ऑर्डर।
भैया पॉजिटिव का क्या मतलब था? पॉजिटिव का मतलब था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। पहचानोगे कैसे? भैया नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एक्स्ट्रा होंगे, इसका मतलब वो डोनर ग्रुप अच्छा होगा। इसीलिए नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग का प्लस आई ज्यादा होता है कंपेयर टू न्यूट्रल। यही रीजन है सी नेगेटिव, एन नेगेटिव, ओ नेगेटिव एंड सीओ नेगेटिव ये सारे प्लस आई में आते हैं। बेटा ध्यान रखना, न्यूट्रल होंगे तो यही माइनस आई हो गए थे, और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है तो यही क्या हो जाते हैं, यही आपके प्लस आई ऑर्डर में आ जाते हैं। देन न्यूट्रल की बात करें, अच्छा न्यूट्रल में कौन होगा? बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम, बहुत सारे सोर्स से इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, इन द सेंस टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। बात करें CS3 की, तो CS3 में आइसोटोप्स भी आते हैं, जिसमें आप करते हैं CT3, CD3, देन CS3। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे। अगला पॉइंट आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या था भैया? रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग थी। हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्यों थी? किसी को पता ही नहीं कि रेजोनेंस की असलियत क्या है, तो लोगों ने सिर्फ सोचा, और सोच के उन्होंने एक वर्ड निकाला, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट। मतलब जो भी चीज ऑल्टरनेट होगी उनमें अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस वर्ड को बोला गया कॉन्जुगेशन। जैसे पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, देन नेगेटिव सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल। बेटा सोचो, एक के पास इलेक्ट्रॉन खूब सारे, एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो रहा है, यही है कॉन्जुगेशन। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल पूछा जाता है कि बताओ कौन से एग्जांपल में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिर्फ अगर आप कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन को समझ सकते हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों को एक डाउट होता है कि सर वैकेंट ऑर्बिटल पहचाने कैसे? तो मैंने आपको बहुत आराम से ड्रॉ कर दिया है, देखिए आप जस्ट नीचे वाले एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जस्ट नीचे वाले याद रखना बहुत इजी है। साथ ही साथ बोरॉन, B4 बोरॉन, B4 बिखारी, इसके पास होता है वैकेंट P, और इन सबके पास क्या होता है? वैकेंट D होता है। ध्यान रखिएगा, कभी पूछे तो आप ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन आपको पता लग गई, रेजोनेंस कहां होगा कहां नहीं होगा ये आपको पता लग गया। बहुत ज्यादा देखो डीप में जाने की जरूरत लेक्चर में थी, यहां नहीं। यहां आपको सिर्फ ये पता लग रहा है, हाँ हमने इस पैटर्न में पढ़ा था, इस पैटर्न में हमने इसको सीखा था। आपके माइंड में ये बोलते ही ना वो सारे स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन रहे होंगे। अगर नहीं बन रहे तो पहले जरूरत है लेक्चर देखने की, ये बात आप ध्यान रख लीजिए बेटा, यही सच्चाई है। अगला देखें, बात आती है रिलेटिव स्टेबिलिटी की, कि भैया अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो हमें क्या पता कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, किसकी स्टेबिलिटी, किसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा। तो आपको मैंने बताया रेजोनेंस में क्या होता है, एक्चुअल में कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जानने के लिए हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे खुद की सोच के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? एक रियल स्ट्रक्चर जिसे देखकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए। तो उन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अब बात आती है कि भैया कौन ज्यादा स्टेबल है, किसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा है। तो इन पॉइंट्स को देखने के लिए हमने ये 4 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे, ध्यान से सुनिएगा, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मतलब पहला पॉइंट आपको सिर्फ क्या देखना है, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, किस पर पॉजिटिव है किस पर नेगेटिव है कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पॉइंट, पहला मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। सेकंड पॉइंट, मान लीजिए सर पाई बॉन्ड सेम हो गए, फिर क्या करेंगे? तो सर जब पाई बॉन्ड सेम होंगे तो कंडीशन सिर्फ दो बन सकती है, या तो कंपाउंड न्यूट्रल होगा या फिर कंपाउंड आयनाइज्ड होगा। तो आपको क्या देखना है, आप क्या चाहते हो लाइफ में? न्यूट्रल होना। इसका मतलब न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा और आयनाइज्ड कम स्टेबल होगा। मान लीजिए सर अब पाई बॉन्ड भी सेम है, दोनों के दोनों आयनाइज्ड में, आप क्या करेंगे? अरे यार जब पाई बॉन्ड भी सेम है, दोनों के दोनों आयनाइज्ड में है, तो एक ही चीज का डिफरेंस हो सकता है, वो है पोजीशन ऑफ आयंस। और पोजीशन ऑफ आयंस में इसका मतलब वो सारी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेंगी? पोजीशन ऑफ आयंस पे। पॉजिटिव कहां स्टेबल होता है? बचपन की कहानी है, कहां? लेस ईएन पे। नेगेटिव कहां स्टेबल होता है? मोर ईएन पे। तो बस आपको यही देखना होता है। किसी ने कहा सर सारी कंडीशन सेम हो गई, तो सारी कंडीशन का मतलब सर क्या हुआ? पाई बॉन्ड भी सेम है, बॉन्ड लेंथ भी बोथ आर इन आयनाइज्ड फॉर्म, तीसरा पोजीशन ऑफ आयंस भी सेम, मतलब ये सारी कंडीशन सेम कर दी। तो सर एक ही चीज का डिफरेंस हो सकता है, वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसका मतलब बताओ, ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्ट करेंगे तो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, तो और एनर्जी रिलीज होना कंपाउंड की स्टेबिलिटी को गेन कराता है। इसका मतलब वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए?
पास होनी चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? ये 4 पॉइंट देखोगे, कभी गलती नहीं करोगे। अगला देखिएगा, अगला आता है एरोमेटिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन डन है, आता ही आता है, तो बहुत आराम से इसको रिवाइज कर लो। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या होती है? सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? साइक्लिक। दूसरा, जब साइक्लिक हम बात कर रहे हैं, जिस क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो बेटा उस क्लोज सरफेस में क्या होनी चाहिए? रेजोनेंस होनी चाहिए, या इसी को मैं दूसरी तरीके से बोलूं, प्लेनरिटी होनी चाहिए। बेटा प्लेनर कंपाउंड वही तो होंगे जिसमें रेजोनेंस होगा। सही बात है, इसका मतलब प्लेनरिटी होनी चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉलोज हक्केल्स रूल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको इलेक्ट्रॉन सारे नहीं काउंट करने होते, आपको इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन साइक्लिक के अंदर काउंट करने होते हैं। और साइक्लिक के अंदर अगर उनका काउंट 4n+2 पाई के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तभी मैं उसको बोलूंगा हक्केल्स रूल। अच्छा, क्या है ये? एन नेचुरल नंबर है या होल नंबर मैं कह सकता हूं, क्योंकि जीरो भी इंक्लूडिंग होता है यहां पर। अच्छा, गिनते कैसे हैं सर? तो भैया पॉजिटिव को 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव को 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड को 2। किसी का पाई बॉन्ड को 4 क्यों नहीं गिन रहे हो? अरे भैया एक ही बॉन्ड तो डोनेट कर रहे हो, दोनों थोड़ी डोनेट कर रहे हो, पूरा थोड़ी तोड़ रहे हो, एक ही तोड़ रहे हो ना, मतलब पाई को 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, वैकेंट ऑर्बिटल खाली है भैया, क्या करोगे? बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। दूसरा आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? साइक्लिक होना चाहिए, होल डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। सेम दोनों कंडीशन बिल्कुल वही है जो मैंने एरोमेटिक में बताई। तीसरी जो चेंजेस है वो है पैटर्न, 4n पाई, जस्ट 4 गुना, 4, 8, 12। अब मैं इसमें 0 नहीं रख सकता, ठीक है? 0 रखूंगा मतलब कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, वो आता है नॉन एरोमेटिक में। इसका थर्ड पार्ट है नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर, नॉन रेजोनेंस कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। ये जो 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं बेटा, आपको मैंने बताया था, याद हो आपको? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन याद है आपको? टब शेप। तो ये 2 एग्जांपल नॉन एरोमेटिक के, ध्यान रखिएगा, गलती से भी आप इसको एरोमेटिक या फिर इसको एंटी एरोमेटिक नहीं लिखेंगे। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। बस यहां पर क्या होती थी? एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे, लेकिन कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होते थे, ठीक है? कहां होता है? पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, एल्कीन। अच्छा, करते क्या है? पॉजिटिव चार्ज में याद करो सब जगह हम अल्फा हाइड्रोजन देखते थे, क्योंकि पूरा का पूरा गेम किसका है? अल्फा हाइड्रोजन का, उन्हीं का ट्रांसफर हो रहा था। इसका मतलब पॉजिटिव की स्टेबिलिटी हो, रेडिकल की स्टेबिलिटी हो या एल्कीन की स्टेबिलिटी हो, सब कुछ किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। ध्यान रखिएगा इनका कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव में सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, एल्कीन में सिग्मा पाई स्टार। बेटा उसके एंटी बॉन्डिंग में जाता है, बॉन्डिंग तो फुलफिल है ना, उसको जरूरत थोड़ी है इलेक्ट्रॉन की। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये ऐसे भी लिख के आता है सिग्मा फुलफिल पाई एम्प्टी, क्योंकि पाई किसकी बात कर रहा है? जो खाली है, इसलिए ब्रैकेट में एम्प्टी जरूर लिखा होगा, ध्यान रखिएगा बात। आगे बढ़ते हैं। देन आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस क्या था? हाइड्रोजन का जुड़ना। कहां जुड़ता है हाइड्रोजन? पाई बॉन्ड पे। तो भैया एक बात बताओ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए फिर? भाई जब हाइड्रोजन जुड़ेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी कहीं ना कहीं हमें देनी भी पड़ेगी, कुछ रिलीज भी होगी, कुछ बॉन्ड बनेंगे भी। लेकिन क्या पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही होगी। इसीलिए ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पहला पॉइंट क्या जोड़ सकते हो? जो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतना H2 जोड़ोगे, और उतना H2 जोड़ोगे मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। इसीलिए पहला पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे। सेकंड पॉइंट देखिए, मान लो सर पाई बॉन्ड सेम हो गए तो भैया आप एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का इनवर्स कर दोगे। क्या कर दोगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का इनवर्स कर दोगे। ध्यान रखना बेटा ये बात, ये तभी करोगे जब पाई बॉन्ड सेम हो जाए। ऐसे नहीं करना, गलती यहां बच्चे बड़ी करते हैं। पहले पाई बॉन्ड देखोगे, सेकंड पॉइंट पे क्या करोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगला देखिए, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या है भैया? हीट ऑफ कंबशन का मतलब है कहीं ना कहीं कंबशन प्रोसेस, मतलब जलना। जलना मतलब जहां धुआं ज्यादा निकल रहा हो वहीं जलती ही चीजें। अब धुआं कहां ज्यादा निकलता है? CO2 बनता है तभी तो धुआं है, वही तो धुआं है। इसका मतलब अगर आपको याद आ रहा हो तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में आपने प्रोसेस पढ़ा था, एयर के प्रेजेंस में ये CO2 और वाटर रिलीज करते हैं। इसका मतलब मुझे बताओ, क्या ये CO2 ही वो धुआं है? O2 तो एयर से मिल ही रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा सोर्स कौन है? कार्बन। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो हीट ऑफ कंबशन किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम पर। सेकंड पॉइंट, इफ द कार्बन एटम इज सेम, मान लो कार्बन एटम सेम हो जाए तो
तो भैया स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही फंडे हैं, बहुत ध्यान से करना बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में अब एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। तो एक बात बताओ, होमोलिसिस हो रहा है, रेडिकल बन रहा है, इसका मतलब अगर वो रेडिकल अनस्टेबल बनेगा तो वो टूटना चाहेगा? नहीं टूटना चाहेगा। ज्यादा कहां हिट करना पड़ेगा? जहां वो टूटना ही ना चाहे। इसका मतलब अगर रेडिकल स्टेबल बन गया तो वो तो तुरंत टूट जाएगा। इसका मतलब पहले आप बॉन्ड तोड़ लो, रेडिकल लगा लो, और एक चीज बताओ, इन्वर्स करना मत भूलना। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का इन्वर्स करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। ये फंडे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आराम से डील कर लोगे इसको, बस ध्यान देने वाली बात है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ एक सिंपल से मैं बताता हूं। देखो, तुम हमेशा चाहते हो कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, सही बात है। तो दो फंडे हैं, जब कभी सिंगल बॉन्ड की पूछे, क्या तुम चाहोगे कि वो डबल हो जाए? क्या तुम चाहोगे कभी डबल हो जाए? नहीं, मतलब रेजोनेंस नहीं चाहिए। और अगर तुमसे पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पूछ ले तो तुम ये चाहोगे कि पाई बॉन्ड टूट जाए और रेजोनेंस करता रहे, बट जाए, सब में बट जाए। मतलब पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ में ज्यादा रेजोनेंस और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ में कम रेजोनेंस। बात ध्यान रखना बेटा, भूलना नहीं। इंपॉर्टेंट केस, जब इक्विवेलेंट आरएस की बात होती है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात होती है, तो वहां ध्यान रखना, हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में बॉन्ड कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है। सोच के देखो, पाई परसेंट एग्जैक्टली सेम आता है, हमें क्या पता कौन था कौन नहीं है। इसका मतलब वहां बॉन्ड लेंथ सबकी क्या होती है? सेम होती है। जैसे बेंजीन, बेंजीन में सब सीसी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सेम होती है। ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड वाली छोटी है, सिंगल बॉन्ड बड़ी, नहीं, वो इक्विवेलेंट आरएस है। वो रेजोनेंस हाइब्रिड में हम देखते हैं, हम किसी स्ट्रक्चर में नहीं देखते, हम हमेशा कहां देखते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसीलिए इक्विवेलेंट आरएस में हमेशा याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सेम होती है। अगला देखो, मैसोमेरिक इफेक्ट, सिंपल सी बात है। जैसे इंडक्टिव क्या था? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट था। यहां क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर अगर डोनेट कर रहे हैं तो प्लस एम, अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो माइनस एम। डोनेट कर रहे हैं तो एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ओवरऑल विड्रॉ कर रहे हैं तो डीएक्टिवेटिंग। ओवरऑल इसमें खास बात ध्यान रखना, हैलाइड, हैलाइड के केस में उसका माइनस आई ज्यादा होता है ईएन के बेसिस पे, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से वो प्लस एम भी शो करता है, लेकिन ईएन इतनी ज्यादा है कि उसका माइनस आई प्लस एम पर भारी पड़ता है। तो ओवरऑल वो डोनेटिंग नहीं है, ओवरऑल विड्रॉइंग ग्रुप है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, हर प्लस एम डोनेटिंग हो, हर प्लस एम एक्टिवेटिंग हो, जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, हर प्लस एम एक्टिवेटिंग हो जरूरी नहीं है। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होंगे? ओवरऑल डोनर। डीएक्टिवेटिंग कौन होंगे? ओवरऑल विड्रॉ करने वाले। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है भैया। अगला देखो, प्लस एम का ऑर्डर, डोनेट करेंगे भैया, नेगेटिव चार्ज पहले डोनेट करेंगे, भरे बैठे हैं, न्यूट्रल कम भरे बैठे हैं, तो बताओ इनमें डोनर कौन होगा? लेस ईएन वाला। इसी पैटर्न पे ये लिखा गया है। विड्रॉ कौन करेंगे? जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होगी। कौन होंगे? NO2, CN, CHO और COH। सिंपल हो गया। अगला देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब भैया किसी की स्ट्रेंथ जाननी है, वो क्या काम करता है जान लो। इसका मतलब अगर काम अच्छे से कर रहा है तो स्ट्रेंथ अच्छी है। क्या करता है एसिड? एसिड अपने H+ को रिलीज करता है, मतलब H+ को रिलीज करके उसने क्या बनाया? नेगेटिव। तो कहानी में अगर नेगेटिव भयंकर स्टेबल होगा तो क्या वहां उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। और नेगेटिव का सारा गेम आप जानते हो कि नेगेटिव कहां स्टेबल होता है, कहां नहीं स्टेबल होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, मतलब के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। और पी के आदमी क्या होता है? उल्टा। मतलब के और पी के में क्या रिलेशन है? उल्टे का रिलेशन है। ध्यान रखना, पी के आदमी क्या होता है? उल्टा। तुम्हें निकालना क्या सिखाया गया है? के ए। तो अगर पी के ए पूछे तो पहले के ए निकालो, उसके बाद उल्टा करना भूलना नहीं भाई साहब। क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ? एच को निकालता है, मतलब नेगेटिव क्रिएट करता है। तो अगर नेगेटिव स्टेबल हुआ तो एच को जल्दी से जल्दी निकलना देगा। भाई बोलेगा भैया मैं बहुत स्टेबल हो रहा हूं, तुम जल्दी निकलो, मतलब अपना काम वो बहुत अच्छे से कर रहा है। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगला देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है भैया बेस की स्ट्रेंथ। बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अच्छा, जितना अच्छे से डोनेट करेगा, जितना अच्छा अपना काम करेगा, उतनी अच्छी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, उस पर प्लस एम ग्रुप लगे हो, प्लस एच ग्रुप लगे हो तो और अच्छी बात है। लेकिन खींचने वाले ग्रुप हो तो मैं चाहूंगा कम से कम लगे हो, छोटे से छोटे फैक्टर वाले लगे हो, जिससे कि उसके पास कुछ बचा रह जाए, तभी तो वो किसी को डोनेट कर पाएगा। मतलब कहानी में एक ही बात है, ओवरऑल डोनर होना चाहिए। जितना तगड़ा डोनर होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होगी। खास बात केबी और पीकेबी। निकालना क्या सीखा है? केबी। पीके मतलब उल्टा, मतलब केबी का उल्टा क्या है भैया?
पीकेबी। तो ये सारी बातें ध्यान रखोगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो जीओसी पूरा का पूरा आपने देखा 20 मिनट्स में कैसे रिवाइज होता है। सोच रहे थे ना कैसे रिवाइज होता है, ऐसे रिवाइज होता है। तो मस्त लगे रहिए, जुड़े रहिए, और नेक्स्ट अब जब बलवान सीरीज में और जो टॉपिक आएंगे उनके लिए तैयार रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।